कभी ऐसा हुआ है कि लिविंग रूम के लिए सही साइज का कालीन ढूंढना हो या ये सोचना हो कि दीवारों के लिए कितना पेंट लगेगा। ये सारे काम एक बहुत ही बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट पर टिके हैं, क्षेत्रफल। तो आज की इस बातचीत में हम इसी को समझेंगे कि आखिर ये है क्या और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये इतना जरूरी क्यों है। हम सब इस सिचुएशन में रहे हैं, है ना? कोई घर का प्रोजेक्ट शुरू करने का पूरा जोश होता है, लेकिन अचानक ये सवाल सामने आ जाता है, भाई सामान कितना लाना है? चाहे वो फर्श की टाइलें हों, पेंट हो या फिर बगीचे की क्यारी, इन सब का जवाब क्षेत्रफल को समझने में ही छिपा है। तो क्षेत्रफल क्या है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो जगह है जो कोई चीज घेरती है। मतलब पेंट रोलर्स और फर्श की टाइलों पर जाने से पहले चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और सबसे बुनियादी बात समझते हैं। आखिर ये क्षेत्रफल है क्या जिसे हम नापने की कोशिश कर रहे हैं? एकदम सीधे सीधे समझें तो क्षेत्रफल मतलब किसी भी 2D या सपाट सतह के अंदर की कुल जगह। इसे हमेशा वर्ग इकाइयों मतलब स्क्वायर यूनिट्स में नापा जाता है, जैसे कि स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर। तो जब हम किसी कमरे के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हम असल में उस फर्श की सतह की बात कर रहे हैं जिसे हमें ढकना है। हाँ, अब एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है। क्षेत्रफल और परिमाप में क्या फर्क है? इसको ऐसे समझिए। परिमाप मतलब बाउंड्री के चारों ओर की दूरी, जैसे किसी आंगन के चारों ओर लगी बाड़। और क्षेत्रफल वो उस बाड़ के अंदर की पूरी जगह है, मतलब पूरा का पूरा आंगन। चलिए अब बात करते हैं मूल आकृतियों की गणना की। ये सरल जगहों को मापने के लिए जरूरी टूल्स हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि क्षेत्रफल क्या है। तो सवाल ये है कि इसे नापते कैसे हैं। चलिए शुरुआत कुछ सबसे सिंपल और कॉमन शेप से करते हैं। और अच्छी खबर ये है कि सबसे कॉमन शेप्स के लिए मैथ्स काफी सीधी साधी है। जैसे एक वर्ग या आयत के लिए आपको असल में बस दो आसान सी चीजें पता होनी चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। चलिए अब इसे असल जिंदगी में इस्तेमाल करके देखते हैं। जैसे किसी कमरे में फर्श लगाना हो, बस सबसे लंबी साइड यानी लंबाई नापिए, मान लीजिए 12 फीट। फिर सबसे छोटी साइड यानी चौड़ाई नापिए, मान लीजिए 10 फीट। अब दोनों को गुणा कर दीजिए, 12 गुणा 10 हुआ 120 स्क्वायर फीट। बस इतना ही, आपको आपका एरिया मिल गया। अब बात करते हैं एक साधारण बक्से से परे, मतलब अपने टूल बॉक्स को और ज्यादा जटिल आकृतियों के लिए तैयार करते हैं। क्योंकि सच कहूं तो दुनिया हमेशा एकदम सीधे साधे बक्सों में तो आती नहीं है ना? तो तब क्या करें जब हमें उन शेप से निपटना पड़े जो थोड़े ज्यादा दिलचस्प होते हैं? तो त्रिभुज और वृत्त जैसे शेप्स के लिए हमें बस कुछ अलग तरह के माप चाहिए होते हैं। एक त्रिभुज के लिए आप बेस को हाइट से गुणा करें और फिर उसे आधा कर दें, और एक वृत्त के लिए ये सब रेडियस और उस जादुई नंबर पाई का खेल है। रेडियस का स्क्वायर करें, उसे पाई से गुणा करें और बस आपको एरिया मिल गया। अब एक गहरी सांस लीजिए। ये जो शूलेस फॉर्मूला है, पहली नजर में तो बिल्कुल डरावना लगता है ना? किसी सीक्रेट कोड जैसा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसके पीछे एक बहुत ही आसान और विजुअल तरीका छिपा है। इसे कहते हैं शूलेस मेथड, और इसकी एक खास वजह है। जिस तरह से आप कोऑर्डिनेट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वो देखने में बिल्कुल जूते के फीते बांधने जैसा लगता है। ये उस मुश्किल से दिखने वाले मैथ को आसान स्टेप्स में बदल देता है। गुणा करो, जोड़ो, घटाओ और फिर आधा कर दो, बस। अब बात करते हैं अनियमित आकृतियों की, मतलब जब आपकी जगह में अजीब अजीब से कोने हो तो क्या करें। ठीक है, तो अब थ्योरी से वापस प्रैक्टिकल पर आते हैं। असल जिंदगी के कमरे, बगीचे और जमीनें कभी भी परफेक्ट स्क्वायर या सर्कल नहीं होती। उनमें अजीब कोने होते हैं, घुमाव होते हैं। तो हम इन रियल लाइफ चुनौतियों से कैसे निपटते हैं? तो एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं, एल शेप का कमरा। इससे रिनोवेशन शोज या रियल एस्टेट लिस्टिंग में जरूर देखा होगा। पहली सोच तो यही आती है कि पूरी चीज को एक बार में नाप लें, लेकिन एक बेहतर तरीका है। इसका सीक्रेट है डीकंपोजिशन मेथड, मतलब तोड़ो और जीतो। एक बड़ी मुश्किल समस्या को छोटी छोटी आसान समस्याओं में तोड़ दो। इस केस में हम उस अजीब से शेप को सिंपल रेक्टेंगल या स्क्वायर में बांट देते हैं, जिन्हें नापना हमें पहले से ही आता है। तो चलिए हमारे एल शेप वाले कमरे पर वापस चलते हैं। सोचिए कि आपने बीच में एक सीधी लाइन खींच दी। अचानक वो एक अजीब सा शेप नहीं रह जाता। अब वो बस दो अलग अलग रेक्टेंगल हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं। तो जब हमारे पास दो रेक्टेंगल हो गए तो हम हर एक का एरिया अलग अलग निकालते हैं। हमारे एग्जाम्पल में
एक है 120 स्क्वायर फीट और दूसरा है 21 स्क्वायर फीट। इन दोनों को बस जोड़ दीजिए और हमें कुल 141 स्क्वायर फीट का एरिया मिल जाता है। और हाँ, उन बहुत ही अजीब शेप्स के लिए, जैसे कोई घुमावदार बगीचा या तालाब, एक और आसान तरकीब है। उसे ग्राफ पेपर पर रखकर बस ये गिन लीजिए कि वो कितने स्क्वायर्स को कवर कर रहा है। बस उन स्क्वायर्स को गिनिए जो आधे से ज़्यादा भरे हुए हैं। ये एकदम सटीक माप तो नहीं है, पर आपको एक बहुत अच्छा अंदाज़ा ज़रूर दे देता है। अब देखते हैं असल दुनिया में क्षेत्रफल का क्या काम है। ये हर जगह मायने रखता है, खेती से लेकर जंगलों तक। तो देखिए, हमने शुरुआत तो एक कमरे में फर्श बिछाने से की थी, लेकिन एरिया की समझ इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये एक ऐसी फंडामेंटल स्किल है जिसका असर असल दुनिया में बहुत दूर तक जाता है। जरा सोचिए इसके बारे में। किसान अपनी फसलों के लिए सही मात्रा में खाद डालने के लिए एरिया का इस्तेमाल करते हैं। रियल एस्टेट एजेंट प्रॉपर्टी की कीमत बताने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्डर्स को ये जानना होता है कि छत बनाने के लिए कितना सामान खरीदना है। ये हर जगह है, हमारे खाने से लेकर हमारे घरों तक सब कुछ इसी से जुड़ा है। ये जो कोड है, ये बिल्कुल सटीक बताता है कि ये क्यों मायने रखता है इस बिजनेस के लिए। एरिया की सही गिनती सिर्फ एक मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये सीधे सीधे फायदे और नुकसान का सवाल है। सोचिए, बहुत ज़्यादा खाद डाल दी तो पैसे बर्बाद, और बहुत कम डाली तो फसल को नुकसान। और हाँ, एक आखिरी प्रो टिप, जब भी कोई घर का प्रोजेक्ट करें, हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा सामान खरीदें। देखिए, नाप-तौल कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होती, गलतियां हो जाती हैं और हो सकता है भविष्य में रिपेयर के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ जाए। तो 5 से 10% ज्यादा खरीदने से आप बाद के सिरदर्द से बच सकते हैं। तो अब जब किसी भी जगह को मापने का तरीका पता है, तो सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी? हो सकता है कि अब उस बगीचे की प्लानिंग की जाए जिसके बारे में इतने समय से सोचा जा रहा था, या शायद अब अपने आसपास के दुनिया को एक नए मैथ्स वाले नजरिए से देखा जाएगा। संभावनाएं तो अनंत है।